गर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को? तो फिर क्यों नहीं चला रखी एसी? थोड़ी देर के लिए चला देते हैं ना। नहीं, फैन नहीं, पीछे वाली एसी। जब अगर लगे ठंडी तब बता देना। हम्म, क्या बोल? आज सच में गर्मी लग रही है, या तो मैं दौड़ के आई हूँ इस वजह से लग रहा है मुझको तेज। और आपको पता ही है इस समय मौसम कैसा हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली का मौसम अच्छा नहीं है। मैं तो आजकल प्लान कर रही हूँ कि एक ऐसी जगह पे जाऊँ, ऑनलाइन ही क्लास ले लूँ, ऑफलाइन ना लूँ अब। यहाँ पे वैसे भी स्वास्थ्य खराब होता है। हाँ, एक ऐसा कोशिश करूँगी कि आप लोगों की रहने की व्यवस्था हो जाए। ये दूसरा दो, ये खराब हो गया है। इसका दूसरा होगा ना, वो दे दो। पीछे वाला एसी चला दो। हाँ, ऑफलाइन क्लास। चलो देखो, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज इकाई 2 लेके आए होंगे आप लोग। कोई छात्र ऐसा भी है जो डेमो में आया आज? डेमो वाले छात्र भी हैं क्या कोई? अच्छा, चलो देखो, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था सामान्य हिंदी का व्याकरण, और जब हमने व्याकरण शुरू किया था तो सबसे पहले हमने वर्ण विभाग पढ़ा था और हमने जाने थे कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, शब्द विभाग। आज से शुरू होगा शब्द विभाग। तो हमने वर्णमाला से लेकर, और वर्णमाला में जितने भी पॉइंट थे हमने सारे जान लिए कि कौन सा शब्द कैसे बनता है और संयुक्त वर्ण जो आता है वो कैसा होता है। अब मुझे ये बताइए कि 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर या वर्ण। तीनों में अंतर आप लोगों को पता है भली भांति। अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, अगर ये पूछा जाए और ऑप्शन आपको दिया हुआ है इस तरह से, ऑप्शन आपको दिया है ये, ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये, और ऑप्शन आपको दिया है ये, तो A B C D D। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये होगा। अगर पूछ लिया जाए कि संयुक्त स्वर कौन सा है तो क्या होगा? ओ, ये संयुक्त स्वर में आ जाएगा। और पूछा जाए कि संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कौन सा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब इसमें किसी भी तरह का रूप हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप जानते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर में आपका ये भी हो सकता है, समझ गए ना? संयुक्त अक्षर में अगर इस तरह से लिखा है तो ये भी हो सकता है। ये आपको पता ही, आपने पढ़े हैं अच्छी तरह से। ये मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास एक छात्र ने प्रश्न भेजा था, और आपकी मार्केट में जो नई नई बुक आ रही हैं पैसा कमाने के लिए, उस बुक में ये प्रश्न था कि निम्न में से संयुक्त अक्षर कौन सा है और संयुक्त वर्ण कौन सा है, और संयुक्त व्यंजन था। और उसने जो उसमें ऑप्शन दे रखा था वो ऑप्शन क्या था? एक तो ये क दिया हुआ था, एक क दिया हुआ था, एक ओ दिया हुआ था, और एक ऐसे ग्र। और प्रश्न कर रखा था कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो अब बताओ, इसमें तो संयुक्त व्यंजन है ही नहीं, और आंसर दे रखा था ये।
अब मुझे समझ में नहीं आया कि उस महाज्ञानी पंडित से ये पूछा जाए कि अगर संयुक्त व्यंजन में ये है तो ये किस में है? फिर तो दो आंसर होने चाहिए इसके, अगर संयुक्त व्यंजन के अंदर आपने ये माना है तो मतलब यहाँ पे मार्केट में ऐसा है कि इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और समझ में आई है कि जो हमारी परीक्षा में प्रश्न आया भी नहीं होता है, फिर भी उसको परीक्षा के नाम देकर उस पर लिख दिया जाता है और अपने आप बना दिया जाता है कि परीक्षा में आया है। क्योंकि इस चीज़ का पता तब चलता है कि मान लो कि कोई एक परीक्षा है, उस परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ नहीं पिछले 3 सालों से, और उसमें आपको 2021 में वही नाम लिख के दे रखा है, तो आप क्या समझेंगे उस पर कि तो महा झूठ है, जिसका पेपर नहीं हुआ 19 से और वो 21 में कैसे आ गया? कौन सा मतलब उसी की दुनिया में उसी के लिए पेपर लिया था क्या? तो ऐसे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे ये इसलिए मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा कि आप लोग पहचानते हैं अच्छी तरह से भली भांति, अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो हम उसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है? खैर चलो, हम लोगों ने वर्ण में ये सीख लिया, वर्ण के अंदर। अब जब हम वर्णों को बनाते हैं, हमने वर्ण के अंदर वर्ण विच्छेद सीखा था, और वर्ण विच्छेद से वर्ण संक्षेपण। तो वर्ण संक्षेपण का मतलब ही होता है शब्द को बनाना, ठीक है? अब वर्णों को जोड़कर जब हम 2 या 2 से अधिक या जितने भी वर्ण हमें ज़रूरत होती है, उन जब वर्णों को जोड़कर हम एक युग्म बनाते हैं, और उस युग्म के अंदर अगर सार्थक अर्थ होता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होना चाहिए? सार्थक अर्थ, तब वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो जब हमने अपनी भाषा में शुरुआत में ध्वनि बनाई और ध्वनि के बाद उनको वर्णों में लिखा, उन्हें लिखित रूप दिया, और वर्णों में लिखने के बाद फिर हमने उनको जोड़कर शब्द बनाए हर चीज़ के। अब एक चीज़ देखना, मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जा रही हूँ। हम बात कर रहे हैं, मैं लगातार नॉन स्टॉप बोलती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं किसी वाक्य का जो प्रयोग कर रही हूँ बोलने के लिए, उसमें सब क्या है? सारे के सारे शब्द हैं, ठीक है? और अब अपने आसपास देखें, जितनी भी चीज़ें, हमने इस पूरी दुनिया को शब्दों से भर दिया है, हर चीज़ शब्द है। हम इस प्रकाश को देख रहे हैं, नाम दे दिया प्रकाश। हम इन दीवारों को दे रहे हैं, नाम दे दिया दीवार। हमने एसी चलाने के लिए कहा, नाम दे दिया एसी। हमें गर्मी लग रही है, नाम दे दिया गर्मी। हमें ठंड लग रही है, नाम दे दिया ठंड। लग रही है, ये हमने क्रिया बना दी, लगना। तो आप देखेंगे कि हर जगह हमने क्या एक जमावड़ा किया है, शब्दों का जमावड़ा किया, और यही आपकी भाषा है। तो इन्हीं शब्दों की लिस्ट में आप इन शब्दों को पाते हैं, ठीक है? ये शब्द जैसे हमारी भाषा के अंदर आ गए। अब बात आती है कि जब हमने शब्दों का एक गुच्छा इकट्ठा कर लिया, तो अब हम इन शब्दों का करते हैं वर्गीकरण, ठीक है? तो जो वर्गीकरण अब हमारा यहाँ पे ही दिया जा रहा है, जब हम शब्द विभाग पढ़ रहे हैं तो इस शब्द विभाग में हम शब्दों का करेंगे वर्गीकरण, और जब वर्गीकरण करेंगे तो जो हमारे शब्द हैं वो किस तरह से आएंगे। बहुत छोटा सा रूप हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे जब हम पद विभाग पढ़ेंगे, उससे ठीक पहले। परिभाषा यहाँ कहती है, जब कई वर्ण या अक्षर मिलकर कोई सार्थक अर्थ देते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम बात करेंगे सार्थक अर्थ पर। आप ये बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो सार्थक अर्थ का मतलब नहीं समझते कि ये क्या होता है? सब लोग जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते, ठीक है? चलो एक बार हम जल्दी से बताते हैं सार्थक अर्थ का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर वो समझ में आपको नहीं आया तो आपको शब्द का मतलब समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक शब्द लिखती हूँ, मैंने लिखा किताब। अब मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में किसकी फोटो आई? बैठो जल्दी जल्दी फटाफट। आपके दिमाग में कुछ फोटो बनी? किताब की फोटो बनी? कोई भी हो वो, ठीक है? अगर अब मैं कह दूं कि हिंदी की किताब, तो आपके दिमाग में जो हिंदी की किताब है उसकी फ़ोटो आ जाएगी। अगर मैं कह दूं मैथ्स की किताब, तो जो मैथ्स की किताब है उसकी फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कहूँ मैंने एक शब्द लिया सेब, तो आपके दिमाग में फ़ोटो बनी, फिर एक प्रकार का फल होता है उसकी फ़ोटो बन गई, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे एक शब्द लिखूँ हाथी, तो आपके दिमाग में फ़ोटो बनी हाथी जो विशाल एक है।
अगर मैं यहाँ पे लिखूं शेर, आपके दिमाग में फोटो बन गई? शेर कैसा होता है? अगर मैं एक शब्द लिख रही हूँ यहाँ पर जतरा, आपके दिमाग में फोटो बन गई? किसके दिमाग में फोटो बनी? पुराने छात्र के दिमाग में फोटो बननी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया, ठीक है। तो आपके दिमाग में फोटो क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसके पीछे जो सार्थक अर्थ है, इस शब्द को हम जिसके लिए प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जतरा भोजपुरी भाषा में दिन के लिए कहते हैं, ठीक है। जैसे आप दिन, वार, अह बोलते हैं, शब्द होता है अह, ये किसका पर्यायवाची है? ये भी दिन का पर्यायवाची है, ठीक है। कैसे? जैसे आपने सप्त प्लस अह बनाया तो क्या हो गया? सप्ताह बनाना। तो सप्त मतलब 7, अह माने दिन, तो 7 दिन का युग्म ही क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शब्द कहा कि जतरा, आपके दिमाग में कोई फोटो नहीं थी, लेकिन मैंने बताया कि ये दिन को कहते हैं। अब आपके दिमाग में फोटो बन गई। इसी चीज को कहते हैं हम सार्थक अर्थ, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये शब्द लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये क्या हो गया? ताबकी। क्या मतलब होता है इसका? कोई मतलब नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों का युग्म, वर्णों का युग्म तो ये भी है और वर्णों का युग्म ये भी है, लेकिन ये शब्द है, लेकिन ये शब्द नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? उसके अंदर सार्थक अर्थ है। मतलब जब हम किताब बोलते हैं, हमारे दिमाग में एक फीलिंग आती है, एक फोटो आती है, हम महसूस कर पाते हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन जब हम ताबकी बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई फोटो नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो हम महसूस नहीं कर पा रहे कि ये है क्या। अगर इसके पीछे हम किसी चीज़ को मान लें, जैसे मान लें हम ये कह दें कि ताबकी जो है बंदर का पर्यायवाची है, अगर है, होता नहीं है, बस मैं ऐसे जस्ट बता रही हूँ आपको, है ना। अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि ताबकी का मतलब क्या होता है? बंदर होता है। तो अब हम जब ताबकी पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में फोटो किसकी आने लगेगी? बंदर की। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। इसी चीज को कहते हैं सार्थक अर्थ। इस पर मैं इतना फोकस क्यों देती हूँ? क्योंकि आगे आने वाले जो भी शब्द आप पढ़ने वाले हैं उनमें इसी का खेल है, और कोई खेल नहीं है, बस इसी चीज का। ये वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो अब हम शब्दों के वर्गीकरण में देखेंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है शब्दों के वर्गीकरण में एक प्रकार, और वो है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ये वाला हम पढ़ने वाले हैं। एक प्रकार का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें ये 3 प्रकार का होता है। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी शब्द को देखा तो वो शब्द अपने पीछे एक सार्थक अर्थ लेता है। जैसे मैंने आपको बताए शब्द किताब, सेब, हाथी, शेर, ठीक है, बंदर, इस तरह के शब्द ये हमारे क्या है? सार्थक शब्द है, क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बने। अगर हम इसका एक वर्ण या आगे पीछे का कोई वर्ण या बीच में से अगर इन्हें तोड़ें तो इनके पीछे का जो अर्थ है वो खत्म हो जाएगा और कोई शब्द नहीं बचेगा। तो वैसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा भी होती है कि वे शब्द जिनका अपना एक सार्थक अर्थ होता है, अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो इनका मूल अर्थ नष्ट हो जाता है। तो यही बात कही जाती है। अब दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने, इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि पहले ही यौगिक शब्द में कोई 2 शब्द हैं और वो सार्थक शब्द हैं अपने आप में, और वो आके जुड़ रहे हैं और कोई नया शब्द बना रहे हैं। तो यौगिक शब्द हमारा 4 प्रकार से बनता है, जिसे हम कहते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण की 4 विधि मानी जाती हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अब एक बात याद रखना, जैसे हम पढ़ते हैं मार्केट में तमाम तरह की किताबें हैं जो हमें मिसगाइड करती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझ लो कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक बात यहाँ पे पहले समझ के चलनी पड़ेगी। माना कि हमने ये हमारे 100 शब्द हैं, ठीक है,
ये 100 शब्द हैं। तो जब हमने इन 100 शब्दों को वर्गीकरण करके इन 3 हिस्सों में बांटा, तो हम ये तो कह सकते हैं, मान लेते हैं कि 30 शब्द ये और 30 शब्द ये और 40 शब्द ये, तो इन हिस्सों में बांट लेंगे हम। अब इसको जानते हैं, योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ होता है, ये वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो रूढ़ के जैसा होता है, मतलब एक सार्थक अर्थ निकलता है। अगर इस शब्द को बीच में से तोड़ दें तो जो वो अपना अर्थ होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे एक शब्द है कमल नयन। कमल नयन जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कमल और नयन। लेकिन कमल नयन का एक जो बनता है शब्द, वो बनता है, हम किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। तो जैसे ही हम कमल नयन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में फोटो जो है वो किसकी आती है? विष्णु की आती है। लेकिन हम इन दोनों शब्दों को अगर अलग अलग कर दें तो कमल शब्द अलग हो जाएगा, नयन शब्द अलग हो जाएगा, और विष्णु होना जो इसका भाव है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह के शब्दों को हम रूढ़, योग रूढ़ कहते हैं, कि जो अर्थ की दृष्टि से तो रूढ़ के जैसे होते हैं और बनावट की दृष्टि से यौगिक जैसे होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के शब्दों की लिस्ट देखें तो हम पाते हैं कि ऐसा जो होता है वो समास में बहुव्रीहि समास के अंदर होता है। ठीक है, तो यानी जितने भी ये योग रूढ़ शब्द हैं ये किसका हिस्सा होते हैं? बहुव्रीहि समास का हिस्सा होते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचो, जिसने भी इसका पाठ किया है 3 हिस्सों में, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि योग रूढ़ तो अपने आप यौगिक शब्द में समाया हुआ है ना। तो यानी इसके अंदर समास आ जाता है। खैर, उन्होंने जिस तरह का भी वर्णन किया है, आपकी परीक्षा में तो अगर जब पूछा जाएगा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। समझ गए? ये एक हमारे व्याकरण का बहुत गलत हिस्सा है जिसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ कि ये गलत तरीके से यहाँ इसकी व्याख्या की हुई है, पर पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बस ये है कि आपको समझाना है, परीक्षा होने के बाद हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे। तो हमें कुल मिला के ये बात समझ में आई, अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो कितने शब्द हो गए? ये 70। तो हम ये मान लेते हैं कि शब्द निर्माण की विधि जो हमको मिलने वाली है वो कितने शब्दों में मिलने वाली है? 70 शब्दों में। अब ये भी 4 प्रकार के, तो अब इस 70 शब्दों को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कि इस तरह से इसके 4 हिस्से करो। 4 हिस्से कितने कितने होंगे? हाँ जी, ऐसे कर लो, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। मान लो अगर हम कहें 35-35 2 हो जाएंगे, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 20 शब्द ये हो गए हमारे। ठीक है, और 20 इसको मान लेते हैं, और 20 इसको मान लेते हैं, और 10 इसको मान लेते हैं, आंकड़ा जैसे भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे 70 शब्द यहाँ पे हो गए। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसे समझो, कि हम देख रहे हैं कि हम जब शब्द निर्माण में पढ़ेंगे तो इनमें से 20 शब्द ही हैं जो संधि के हो सकते हैं, इनमें से 20 शब्द ही हैं जो समास के हो सकते हैं, इनमें से 10 शब्द ही हैं जो उपसर्ग के हो सकते हैं, और इनमें से 20 शब्द हैं जो प्रत्यय के हो सकते हैं। तो हमें कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि हर शब्द में ना ही तो उपसर्ग हो सकता, हर शब्द में ना ही तो संधि हो सकती, हर शब्द में ना ही तो समास हो सकता, और हर शब्द में ना ही प्रत्यय हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई ना? ये समझाने का मेरा उद्देश्य इसलिए है क्योंकि हमारे छात्र जैसे जब हम संधि शुरू करते हैं तो क्या होता है उनके साथ कि हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि पढ़ने में एक शब्द आया, नाम सुरेश। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि सुरेश शब्द में जो है सुर प्लस ईस, ये 2 संधि विच्छेद हैं इसमें, ये इनसे बना है। तो बगल में जो छात्र बैठा होगा वो कहेगा अच्छा इसके नाम में, मतलब किसी स्टूडेंट का नाम है सुरेश तो उसके नाम में संधि विच्छेद आ गया, तो सोचेगा कि अरे इसके नाम में तो संधि विच्छेद हो गया तो मेरे नाम में भी होगा, तो फिर उठ के बोल देता है मैम विजय में बताइए, विजय में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो विजय संधि से बना हुआ शब्द नहीं है। फिर अगर हम विजय के ऊपर जाते हैं
तो हम पाते हैं कि विजय शब्द के अंदर उपसर्ग है। ठीक है, तो जब दूसरे दिन मैंने उपसर्ग पढ़ाया तो मैंने बताया कि विजय शब्द के अंदर क्या है, उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग विधि लगी है। तो उसी की बगल में बैठा था सोनू, तो उसको भी एकदम से जिज्ञासा हो गई, तो उसने भी प्रश्न कर दिया, मैम सोनू में बताइए, सोनू में कौन सा उपसर्ग होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सोनू शब्द एक सार्थक शब्द है, इसमें इन चारों में से कोई सी भी विधि नहीं लगी। तो हमें अब ये बात कुल मिला के समझ में आती है कि हमारे पास जो शब्द होंगे उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें संधि होगी, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें समास होगा, प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, और कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें संधि और उपसर्ग दोनों होगा, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तीनों होंगे, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय चारों होंगे। जब हम पढ़ेंगे और जब हम इनकी विधि देखेंगे तो हम अपने आप समझ में आएगा। और कुछ शब्द ऐसे होंगे कि उनमें समास दिया हुआ है तो उसके साथ उपसर्ग प्रत्यय है, बाकी उसमें संधि नहीं है। तो कुल मिला के एक बात आपको ये समझनी है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस जो रहेगा वो नियमों पे रहेगा, और नियमों पे समझने के बाद शब्दों को हम ये जान लेंगे कि हर शब्द में हर चीज़ नहीं हो सकती, जो चीज़ है हमें वो पहचानना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो ये वाली बात मुझे समझाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर लगता है, मैं ये हर क्लास में जब ये पहला पॉइंट लेके चलती हूँ ये सोचती हूँ ये वाली बात कैसे समझाऊँ आप लोगों को, क्योंकि ये समझने अंदर अपने आप फील होने वाली बात है। बस ये है कि आपको समझना है। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो शब्द निर्माण की विधि आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब शुरुआत करते हैं हम अपनी संधि की, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आपका ये संधि लिखा है यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख लो, शब्द निर्माण की एक विधि। ठीक है, शब्द निर्माण की एक विधि। वर्ण विच्छेद कर दिया करो मैम। अरे किस बात का वर्ण विच्छेद बालक? वर्ण विच्छेद अगर आपको नहीं आया तो आपको वर्तनी की तीसरी क्लास लेनी चाहिए, मैंने वहां पे करवाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, और जो पॉइंट मैं एक बार पढ़ा देती हूँ उसको दोबारा मत बोला करिए, क्योंकि एक क्रम से चलना है हमको। चलो बात समझ में आ गई। अब हम जल्दी से फटाफट से करते हैं, संधि की परिभाषा लिखो और फिर इसको आगे समझेंगे। लिखो इसमें, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार, ब्रैकेट में लिखो परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ब्रैकेट में परिवर्तन को संधि कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं आपको उस चीज़ की जड़ में लेके जाती हूँ पहले, और उसके उस रहस्य को समझा के तब वापस ऊपर वाली चीज़ों को समझाती हूँ। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाता है या कन्फ्यूज़न होता है? जानते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे एक छात्र ने ऐसे बोला था कि मैम और फलने वाले जो टीचर हैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आप पढ़ाने से पहले बहुत सारी राम कथा पढ़ाती हैं ऐसा कुछ बोला था। तो मुझे, मेरे लिए देखो आपकी तरफ से आने वाला कोई भी रिव्यू मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि अब आप छोटी क्लास के बच्चे तो हैं नहीं कि आप उसका रहस्य नहीं समझ सकते, और मेरा उद्देश्य ये है कि रटाऊँ नहीं आप लोगों को, बस सिखा दूँ। सिखा के आप, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही आज आप संधि पढ़ेंगे और आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमारी हिंदी का मैथ्स अगर नाम किसी को दें तो वो क्या होगा? संधि। अब पॉइंट इसमें आया एक विकार, परिभाषा तो हम रट लेते हैं,
दो वर्णों के विकार से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, मेरे छात्रों को छोड़कर बाकी और जो छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी इस विकार का मतलब क्या है, मतलब कह क्या दिया, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन करते हैं। पर आपको ये समझना है इस विकार का मतलब क्या है। ये समझ में आ गया तो आपको संधि पहचाननी आ जाएगी शब्द में। इस शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा भी हो, चाहे एक वर्ण में हो। अब ध्यान दीजिएगा, संधि में परिवर्तन 3-4 तरीके से होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? एक वर्ण दूसरा वर्ण, दोनों वर्ण मिलकर क्या बना देते हैं? किसी एक वर्ण को बना देते हैं, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है पहला वर्ण दूसरा वर्ण, दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं, परिवर्तन इसमें होता है, ये अपना रूप बदल देता है, ये इसके साथ में आ जाता है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है ये वर्ण दोनों आपस में मिलते हैं, ये टकराता है, ये दूसरा रूप धारण कर लेता है, जब टकरा के ये तीसरा रूप अलग रूप धारण कर लेता है, दोनों हो गए, तो परिवर्तन यहाँ हो गए, ठीक है। एक परिवर्तन ऐसा होता है कि ये वर्ण और ये वर्ण दोनों आपस में मिलते हैं, एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है, ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, तो परिवर्तन तो हो रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी बार परिवर्तन होगा दो वर्णों के मिलने से उतने ही प्रकार की उसमें संधि होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये समझना है। तो परिवर्तन का मतलब ये होता है। अब धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण। अब ये मुझे बताओ, दो वर्णों के मेल की जब बात हो रही है तो हम ए प्लस अ को मिलाकर बराबर क्या बना देते हैं? आ बना देते हैं। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हम ये कह देंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, और ये चीज कह सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा हम संधि ऐसे ही करते हैं? नहीं, दो वर्णों में नहीं करते। हमें दो शब्द चाहिए होते हैं, और उन दो शब्दों के वर्ण हम लेते हैं, एक शब्द का पीछे वाला वर्ण और एक शब्द का आगे वाला वर्ण। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, मान लो हमने बहुत इजी लूंगी, जैसे हिम प्लस आल्य, ये दो शब्द हैं हमारे पास। तो हम जब संधि करेंगे तो इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, इन वर्णों में जो उत्पन्न विकार होगा वो हमारा संधि का रूप होता है। तो यहाँ पर अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो ये आधी अधूरी परिभाषा दी हुई है। हमारे विद्वानों का ऐसा मानना था कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे भी 4 कदम आगे होगी, तो हम अपना मुंह खोलेंगे और वो समझ जाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि वो बालक मोबाइल के शॉर्ट वीडियो वाले होंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो उन्होंने आधी अधूरी लिखी, मतलब शॉर्ट, जितना ज़्यादा कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको ये बात समझना है, ये जो दो वर्ण आते हैं ये किन्हीं दो शब्दों के होते हैं, ठीक है। चलो, तो आपने पहले ये लिखी परिभाषा। अब इस परिभाषा के नीचे आपको उदाहरण लिखना है, सॉरी उदाहरण नहीं, एक फॉर्मूला लिखना है जो आपको हमेशा याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? प्रथम शब्द का, मेरे साथ साथ लिख लो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इन दोनों का मेल होता है, ठीक है, और यहां होता है उत्पन्न विकार। और जब ये उत्पन्न विकार आता है तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि इतनी मजेदार है कि पूरी हिंदी में अगर आपको सबसे ज्यादा सरल अगर कुछ लगेगा तो वो संधि,
और अभी आप ऐसे सोचते होंगे कि संधि बहुत ज़्यादा टफ है, कोई टफ नहीं है। अगर मैथ्स में आपको जोड़ घटा गुणा भाग इतना आता है ना तो आप इसको समझ जाएंगे। इसमें हमें गुणा भाग नहीं करना है, बस जोड़ करना है, ठीक है, प्लस करेंगे हम। उतार लिया ये आप लोगों ने। अब इसके नीचे अगर स्थान बचा हो, बस एक उदाहरण लिख लो। जैसे हम लिख रहे हैं हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य बराबर हिमालय। आप अभी तक अपनी जो किताबों में पढ़ते आए हैं संधि, वो आप इस प्रकार से पढ़ते आए हैं। दो शब्द आपको दे दिया जाता है, यहाँ लिखा होता है ये प्लस ये बराबर ये। अब वो बना कैसे, कैसे हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये कोई नहीं बताता। तो जो हमारे पास आती है दीर्घ संधि वो तो हमें समझ में आ जाती है, फिर भी कुल मिला के ले दे के। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए आफत हो जाती है वो हो जाती है जब यण संधि आती है या वृद्धि संधि और गुण संधि में अंतर आ जाता है, तब वहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो उसी को हम समझेंगे। देख लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आते हैं संधि के प्रकार पर। जब हम संधि के प्रकार की बात करते हैं तो संधि के 3 प्रकार माने गए हैं। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ध्यान देना, हमने जो वर्णमाला पढ़ी थी वो हमारा बेस चलेगा। हमारे वर्ण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के पढ़े आपने, स्वर और व्यंजन, और एक और प्रकार था अयोगवाह, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्वर संधि होगी उन 11 स्वरों में जो हमने 11 स्वर पढ़े हैं। व्यंजन संधि होगी हमारे 33 वर्णों के अंदर। 33 व्यंजन जो होते हैं जो हमने परंपरागत के आधार पर पढ़े थे, क से लेकर ह तक। उसके अंदर क से लेकर ह तक के ही वर्ण प्रयोग में आते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे वर्णों के अंदर होता है, उसमें भी आधे ही वर्ण होते हैं जो संधि में भाग लेते हैं। लेकिन हम सीधा मान लेते हैं कि क से लेकर ह तक होता है, बाकी और किसी वर्ण में नहीं होती। इसके बाद आता है विसर्ग। अयोगवाह में तो 2 वर्ण थे हमारे पास, अनुस्वार और विसर्ग। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो अनुस्वार होता है, ना तो ये किसी शब्द के प्रथम वर्ण पे आता है और ना ही ये किसी शब्द में अंतिम वर्ण पे आता है। ये हमेशा बीच में रहता है, तो इसलिए इसमें संधि का कोई योगदान नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है केवल विसर्ग, और विसर्ग प्रथम वर्ण पे तो कभी नहीं आएगा, अंतिम वर्ण में आ जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये तो आप गलत कह रही हैं, ये अनुस्वार तो हमने देखा है, बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि अनुस्वार अ प्लस ये अनुस्वार इससे मिलकर बना होता है। जब हम प्रथम वर्ण को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसमें से प्रथम वर्ण अ निकल के आता है बाहर, तो अनुस्वार मिस हो गया। और जब हम इस अनुस्वार को पीछे देखते हैं तो जब ये किसी शब्द में पीछे होता है तो ये म का रूप ले लेता है। जैसे मान लो आपने ऐसे लिखा जलम, ऐसे लिख रखा है, आप कहेंगे देखो अंतिम वर्ण पे तो अनुस्वार रखा हुआ है ना। तो आप जब पढ़ते हैं आप इसको जलम नहीं पढ़ते, आप इसको जलम पढ़ते हैं। अगर हम इसको खोल कर लिखें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसके नीचे हल लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि जब ये अंतिम वर्ण पर रहता है तो ये म में परिवर्तित हो जाता है, तो अनुस्वार तो बचा ही नहीं। समझ में आ गई ना ये बात? तो इसलिए हमने इनके 3 नाम दिए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक, अब आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान दीजिए कि आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है। आपकी परीक्षा में लगभग 70% जो प्रश्न आते हैं वो स्वर संधि से आते हैं और व्यंजन और विसर्ग से 30%। मान लीजिए कि अगर आपकी किसी परीक्षा में 4 प्रश्न आ रहे हैं तो 3 प्रश्न की संभावना स्वर संधि से होती है और कोई एक प्रश्न आपका या तो व्यंजन से होगा या तो विसर्ग से होगा। ठीक है, अब जब हम स्वर संधि में उतरते हैं तो ये हमारे पास 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इसमें हम परीक्षा में बात करें तो दीर्घ स्वर संधि से लेकर वृद्धि स्वर संधि तक
70%, अगर स्वर को फिर हम 100 मान लें, और इनमें से 30%। कहने का मतलब है अगर 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो इसमें से 2 प्रश्न आपके इनमें से किसी से हो सकते हैं और कोई 1 प्रश्न यहाँ से हो सकता है, और नहीं तो ऐसा होता है कि 3 के 3 भी आपके इन्हीं से प्रश्न से हो सकते हैं। तो अब ये आपको पता चल गया आपकी परीक्षा में किस तरह से आता है, तो आपको उसी हिसाब से फोकस करना है अपनी संधियों पर। ठीक, अब यहाँ पे आपके लिए खुशी की बात ये है कि आपकी संधि में जो सबसे ज्यादा सरल है वो क्या है, ये 3 एकदम से, मतलब इतने सरल है कि आप आज यहाँ पे पढ़ के इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि आप घर पे अभ्यास भी नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना, अभ्यास नहीं करोगे तो फिर मात खा जाओगे, है ना। या एक आपको बताती हूँ एक बहुत गुप्त बात, संधि सुन ना ले, ध्यान रखना, ठीक है। आपको संधि को ऐसे दिखाना है कि संधि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे ये पता चल गई कि आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो बिगड़ जाएगी, फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे दिखाना है कि आप डर रहे हो संधि से, और समझ लेना धीरे धीरे, ठीक है। गुप्त बात है ये, मजाक नहीं कर रही ठीक है। अरे आप लोग तो इतने सीरियस होके बैठे हो, इतनी मैंने मजाक किया, इस पे हंस भी नहीं रहे हो, हाँ, इतना डर लग रहा है क्या। चलो, तो खैर यहाँ पे स्वर संधि के बारे में हमें पता चल गया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। स्वर संधि की परिभाषा दी है, स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब इसमें लिखिए, जहां पे लिखा है ना स्वर संधि कहते हैं, इसके आगे लिखिए यह 5 प्रकार की होती है, यह 5 प्रकार की होती है। और कौन से 5 प्रकार की होती है, जल्दी से लिख लीजिए, पेन चला लीजिए जल्दी से, फटाफट लिखना है, ऐसे ही मत छोड़ना, आपके पास लिखा है यह 5 प्रकार की होती है, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, और फिर लिखिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि। अगले पेज पे लिख लो ना, यहाँ क्यों लिख रहे हो, खाली दे रखा है पेज, ये यहाँ पे, इतना कंजूसी मत करो। ऑनलाइन में एक छात्र ने पूछा है कि मैम एक क्वेश्चन देखा था, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनका आंसर था 10, कैसे। बच्चा मुझे भी नहीं पता, ये इतने ज्ञानी विद्वान कहाँ से आते हैं और कैसे होता है मुझे भी नहीं पता। मेरा बस चले तो मैं इनको पकड़ के ना इनसे एक्सप्लेन करवाऊँ, अगर मुझे पता चले कि ये जिस भी व्यक्ति ने लिखा है, और ये करूँगी मैं, थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। आने वाले दिनों में देखना, हो सकता है आपकी निधि मैडम के ऊपर बहुत सारे लांछन भी लगे, क्योंकि मेरा इरादा पूरा है, पर मैं थोड़ा सा अपने प्रूफ जुटा रही हूँ ताकि लोगों की बात का जवाब देने के लिए मेरे पास मेरा अपना तर्क ना हो, अपने विद्वानों का ही हो। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मिल नहीं रही, उसके लिए मुझे किसी ने कहा है कि आप अगर इलाहाबाद या आप जैसे हरिद्वार, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, तो जो पुराने हमारे पुस्तकालय हैं उनकी बात कही है। कई सारी, मैं चाहती हूँ कि शुरुआत का जो व्याकरण है हमारा वो मिले, वो किताबें, अब वो प्रिंट तो होती नहीं है, आप जानते ही हो परीक्षा के हिसाब से। लिख लिया आप लोगों ने, चलो शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। सबसे पहला, अब लिखिए सामने मेरे साथ देखकर लिख लीजिएगा, ध्यान देना, संधि का हमारा ये नियम है, मैं यहाँ पर जब परिभाषा लिखूंगी, ठीक है, याद रखना, जब परिभाषा लिखूंगी तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, लेकिन जब उदाहरण बताऊंगी तब आपका पेन बंद होना चाहिए, ठीक। तो परिभाषा लिख रही हूं, अभी मेरे साथ लिखिए, लिखिए यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय
स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है। तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर विराम चिन्हों का प्रयोग करिएगा, ठीक है, जहां हमें जरूरत होगी। सही मायने में देखा जाए तो जितनी जगह हमने लघु या दीर्घ ये लिखा है ना, इनको भी हमें उद्धरण चिन्ह में बंद करना चाहिए, ठीक है। तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। पूरा लिख दो, डॉट 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 मत करना। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, पूर्ण विराम लगा दीजिए। लिख लिया? चलो इसी के नीचे एक फॉर्मूला लिखेंगे हम दीर्घ स्वर संधि का। लिखिए, किसी ए या आ का मेल, किसी ई या ई का मेल, किसी ऊ या ऊ का मेल, इनका आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है? आ। इनका आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार ई। इनका आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार ऊ। लिखो पहले इसको, फिर एक चीज बताऊंगी आपको, इसे ध्यान रखना, ब्रैकेट में बंद कर लो। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी तक मैंने किसी चीज को नहीं बोला कि ये वाली चीज आपको याद करनी है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दीर्घ स्वर संधि बराबर क्या? ए आ बराबर आ, ई ऊ ऊ ऊ, ठीक है, इतना। लिख लिया आप लोगों ने ये? आप देखो, समझने वाली बात, आप जब देखते होंगे मार्केट में बहुत सारी किताबों में आपको इस तरह के प्रश्न भी मिलेंगे। एक और होता है, जब हम दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं, हमको पता है कि हमने अपना हिंदी का व्याकरण जो बनाया है वो संस्कृत के व्याकरण से बनाया है, तो संधि संस्कृत में भी होती है। तो संस्कृत में हमारे पास दो वर्ण और होते हैं, लघु और दीर्घ। एक होता है री और एक होता है री, ठीक है। अब एक ये और इसके साथ एक ये ऐसे होता है, इस पर डबल होता है, ठीक है। तो जब दीर्घ संधि की बात होती है, लघु ये है दीर्घ ये है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो इनसे भी जो उत्पन्न विकार है वो क्या आएगा? दीर्घ आएगा, ऐसे, ठीक है, ये होता है। तो जब हम संस्कृत की पढ़ेंगे तो संस्कृत में दीर्घ संधि में ये भी आता है, लेकिन हम इसको हिंदी में नहीं पढ़ते। हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें पता है हमने हिंदी में इस वर्ण को पढ़ा ही नहीं है। जब हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, हिंदी में हमारे पास एक ही वर्ण है और वो क्या है? लघु है। तो जब हमारे पास लघु है तो परिभाषा तो कहती है लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार हमारा जो आएगा वो दीर्घ आएगा। अब यहाँ पे हमने ये बात कह दी, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसमें बात कही है कि लघु लघु से मेल, यानी मान लो कि अगर हम इस री का प्रयोग करें, इसका प्रयोग और इस यानी लघु लघु का प्रयोग करें तो हमारा उत्पन्न विकार दीर्घ आ जाएगा। ये इस तरह से दिया है, ये दीर्घ, तो इसमें होना चाहिए, एक नियम तो रखना चाहिए। फिर सवाल उठता है कि अगर हम इस लघु लघु को रख के अगर ये दीर्घ कर भी लें तो हमें यही पता नहीं चलेगा इसका उच्चारण कैसे करें, क्योंकि हमारी वर्णमाला में तो ये है ही नहीं। समझ गए ना? तो इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि के अंदर हम इसको
नहीं रखते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में दीर्घ री का उच्चारण कहीं नहीं है। ये संस्कृत की है, तो इसे संस्कृत में ही रहने देना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे बनते हैं 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये। अब हम इनका फॉर्मूला बनाएंगे। जब हम इसको बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरह से ई का बनेगा, ऊ का बनेगा। आपके पास लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे। आपके पास ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे जो मैंने ये चार्ट जो खोल के दिया है, अब ये मैं आपको समझाती हूँ। इसको समझते हैं पहले। आपको लिखना नहीं है, आपके पास लिखा हुआ है, बस आप समझ लीजिए। यानी पहला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि किसी लघु ए या दीर्घ आ का मेल किसी लघु अ या दीर्घ आ से अगर हम करेंगे तो उत्पन्न विकार हमारा क्या होगा? आ होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी हम लघु अ से या का मेल किसी लघु अ से करें या किसी लघु अ का मेल किसी दीर्घ आ से करें, किसी आ का मेल किसी लघु अ से करें या किसी आ का मेल किसी आ से करें, चारों स्थिति में जो उत्पन्न विकार होगा वो क्या होगा? आ होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब उदाहरण समझते हैं। उदाहरण हमारा कह रहा है नील प्लस अंबर। ठीक है, अब देखो किस तरह से इसमें संधि होती है। अब लिखना नहीं है, समझ लेना पहले। इसका अंतिम वर्ण क्या है? बोलिए जल्दी से। अ या ल? अ में कितने छात्र हैं? जरा अपने हाथ उठाओ तो मुझे समझ में तो आए। और ल? और जो नहीं हाथ उठा रहे वो सस्पेंस में। ये क्या हुआ? हम कहीं सही हैं कि गलत हैं? क्या है? हा? बहुत पिटाई करूंगी, अब डंडा रखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ये बताइए, हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करने लगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा व्यंजन है और इसका स्वर क्या है? अ। और यहाँ पे हमारा ये व्यंजन है, इसका स्वर क्या है? ई। तो हम ये जो प्रथम शब्द है इसका कौन सा वर्ण खोजते हैं? अंतिम वर्ण। तो ये हमारा अंतिम वर्ण हो गया। और जो द्वितीय शब्द है इसका कौन सा वर्ण खोजते हैं? प्रथम वर्ण। तो इसका प्रथम वर्ण क्या है? अ। बात समझ में आ गई ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अब ये गलती नहीं करनी है कि कौन सा होगा। तो नील का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और अंबर का प्रथम वर्ण क्या है? अ। दोनों का मेल आपस में होगा। ये स्थिति कौन सी है हमारी? ये उत्पन्न विकार क्या होगा? आ। तो उत्पन्न विकार हमारा आ गया। ठीक है, यहां पर हमारे पास टुकड़ा क्या बच गया? तो आपको पता है यहां पे हमारा टुकड़ा बचेगा ये हल के साथ, क्योंकि हमने इसका स्वर बाहर निकाला है। अब याद रखिएगा, आपको आप लोगों को जो मैंने वर्ण विच्छेद सिखाया है वो आपको यहाँ पे समझना होगा। जब हमने इसको बाहर निकाला तो यहाँ टुकड़ा क्या बच गया? ये। तो यहाँ जो टुकड़ा बचा है उसको यहाँ लिख दो और यहाँ जो टुकड़ा बचा है उसको यहाँ लिख दो और शब्द को जोड़ दो। अब आपको जोड़ देना है। आपको ये बात पहले से पता है कि ये जो आ है इस ल को पूरा करेगा। जब ये इस ल को पूरा करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ला। टुकड़ा बचा हुआ यहाँ लिख दो और यहाँ क्या बच गया? टुकड़ा नी, इसे यहाँ लिख दो। शब्द क्या हो गया? नीलांबर। मुझे पता है आपने तभी बोल दिया था नीलांबर, जब मैंने नील प्लस अंबर कहा था तभी बोल दिया था नीलांबर। लेकिन ये नीलांबर बना कैसे आपको ये पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई? आप ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि मैम हमको तो पता था नील प्लस अंबर तो नीलांबर, इतना लंबा चौड़ा लिखने का क्या मतलब है, टाइम वेस्ट करवा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत सरल है।
बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम इसी विधि से कर पाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संधि विच्छेद सीखना है कि नहीं सीखना? सीखना है ना संधि विच्छेद। तो ध्यान देना, उल्टा जैसे ही चलेंगे वैसे ही संधि विच्छेद होगा। पर पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जिस दिन समाप्त होगी उस दिन सिखाऊंगी आपको संधि विच्छेद। तो अभी पहले हम संधि करना सीखेंगे, विच्छेद करना बाद में सीखेंगे। तो अब उतार लो इसको जल्दी से, फटाफट फटाफट अब उतारो जल्दी। हाँ, संधि विच्छेद के बारे में मत सोचो, पहले संधि करना सीखो, ठीक है? वो मैं बताऊंगी कैसे करना है। उसमें भी आपके पास डाउट होगा, सारे डाउट क्लियर करूंगी, उसकी चिंता मत करो। और एक बात और याद रखना, संधि से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो हमारी संधि चलेगी 5 दिन, ठीक है? 5 दिन हम संधि पढ़ने वाले हैं, तो इस 5 दिन में आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। बस आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए। शुरुआत में हमारी ट्रेन चलेगी धीमी समझने के लिए, है ना, और फिर उसके बाद स्पीड पकड़ेगी। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे करना है। मैंने आज तक आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया, लेकिन मैं आज से होमवर्क दूंगी अगले 5 दिन के लिए, और वो आपको करना है बस। अगर आपने एक बार वो होमवर्क कर लिया, और ध्यान देना ये जो मैंने विधि बताई है ना, भले ही आपको आती है, मुझे पता है आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, ऐसा थोड़ी ना, बस आपको सारे उदाहरण ना इसी स्टेप पे करने हैं। एक बार ये समझ लो कि बस ये करना है, बस हम कर रहे हैं, बच्चों वाला खेल रहे हैं। ये वाली चीज अगर आपने एक दिन कर ली, आपके पास जितने भी सारे शब्द हैं और जो यहाँ नहीं लिखे उसके बाद जो और शब्द भी आएंगे सब समझ में आ जाएगा। उतार लिया है आप लोगों ने? आप देखो दूसरा स्टेप है हमारा नंबर 2। इसमें दिया है किसी लघु या दीर्घ ई का मेल किसी लघु या दीर्घ ई से होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है? ई। इसका कहने का मतलब क्या है? किसी लघु का मेल किसी लघु से, किसी लघु का मेल किसी दीर्घ से, किसी दीर्घ का मेल किसी लघु से, और किसी दीर्घ का मेल किसी दीर्घ से। चारों तरह की स्थिति है, और उत्पन्न विकार जब इनका होगा तो वो क्या होगा? दीर्घ ई, ठीक है? दीर्घ ई आएगा। जैसे हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं, शब्द है हमारे पास मुनि प्लस ईश, मुनि प्लस ईश। अब आप लोगों को बोलना है पेन बंद कर दो। मेरे पीछे भी आंखें, ये बात ध्यान रखना। तो पेन बंद करके आपको बताना है, बताइए अंतिम वर्ण क्या है? ऑनलाइन वाले छात्रों को भी आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी। लघु ई। प्रथम वर्ण क्या है? दीर्घ ई। दोनों का मेल होगा तो क्या आएगा? उत्पन्न विकार दीर्घ ई। यहां क्या टुकड़ा बचा? हल के साथ बचेगा, ठीक है? यहां क्या बचा? जोड़ दीजिए अब इनको। ये जो हमारा ई है ये न को पूरा करेगा, न पूरा हो गया, ये टुकड़ा आ गया और ये टुकड़ा आ गया। शब्द क्या हो गया हमारा? मुनीश, ठीक है? उतारो जल्दी। उतार लीजिए इसको। अक्सर हमारे छात्र ऐसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि लघु और दीर्घ मिलकर दीर्घ ही बनाते हैं, लघु लघु मिलकर भी दीर्घ बनाते हैं, और दीर्घ दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बनाते हैं। तो कई बार छात्र समझ नहीं पाते कि शब्द में क्या है। अब मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो आपने उदाहरण लिख लिया, अब दूसरा उदाहरण देखो। जैसे हम यहाँ देखेंगे, अंतिम वर्ण क्या है? लघु ई है, और प्रथम वर्ण क्या है? लघु ई है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं?
दीर्घ बनाते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टुकड़ा बचा गिर, हल के साथ। ये हल क्यों आया ये आपको पता है, जब आपने यहाँ से ई को बाहर निकाला, ठीक है। ये ई अब इस र को पूरा करती है तो बड़ी ई है तो बड़ी ई आएगी। और यहाँ पर शब्द हमारा क्या हो गया, गिरीन्द्र। गिरीन्द्र मतलब पर्वतों का राजा, ठीक है। गिरी माने पर्वत और इंद्र माने राजा, तो गिरीन्द्र मतलब पर्वतों का राजा, ठीक है। इसी तरह से मुनि मतलब साधु और ईश माने स्वामी। जो साधुओं का स्वामी है कौन हो गया, मुनीस। तो मुनीस का मतलब क्या हो गया, साधुओं का, संतों का स्वामी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से एक और उदाहरण कर रही हूं, यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रही हूं। जैसे शब्द आता है हमारा नदी प्लस ईश। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सार्थक शब्द है ईश, यहाँ सार्थक शब्द है नदी। अब ये बड़ी ई आएगी यहाँ पर बड़ी ई है। दोनों ई जब मिलती हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, दीर्घ ई। और जब यहाँ पे टुकड़ा बचेगा तो टुकड़ा बचा हमारे पास ये, और यहाँ पे टुकड़ा बचा ये। जब इनको जोड़ेंगे ये इसको पूरा कर देगा, तो फिर द पे बड़ी ई की मात्रा आ गई और यहाँ आ गया। तो कई बार हमारे छात्र ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे ये बड़ी ई, यहाँ पे तो बड़ी ई थी और यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो, जब जिन छात्रों को ये नहीं पता होता, ये वाली जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, वो तो किताब में क्या पढ़ते हैं, नदी प्लस ईस बराबर नदीस। तो वो अपने दिमाग में अपनी थ्योरी बनाते हैं, फिर वो सोच लेते हैं कि यहाँ पे बड़ी ई आ गई, मतलब कि जब बड़ी ई आई हुई होती है किसी शब्द में तो इस वाले ई को गायब कर देते हैं, बस इसका स उठा के यहाँ लगा देते हैं। अब वो तो वैसे ही पढ़ेंगे ना जैसे उनके दिमाग में, क्योंकि आगे पता ही नहीं है उन्हें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर वो यहाँ सोचेंगे लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे तो ये छोटी ई आई थी और यहाँ पे छोटी ई आई थी, फिर ये बड़ी ई बन गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे याद कर लो, बड़ी ई हो गई। वो फिर ऐसे ही याद कर लेंगे, ऐसे ही याद करते आए हैं बच्चे अभी तक, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं जाता कैसे बन रहा है ये दीर्घ। समझ गए, ठीक है। इन्हें ध्यान रखना, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको शब्दों में पहचान होगी और संधि विच्छेद में मदद करेगा। तीसरा पॉइंट, लघु ऊ का मेल किसी दीर्घ ऊ से हो, किसी लघु ऊ का मेल किसी दीर्घ से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ। कहने का मतलब ये है, किसी लघु का मेल किसी लघु से, किसी लघु का मेल किसी दीर्घ से, किसी दीर्घ का मेल किसी लघु से, या किसी लघु दीर्घ का मेल किसी दीर्घ से, उत्पन्न विकार सदैव क्या होगा, दीर्घ ही होगा। लघु, लघु कौन बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मान लो दो शब्द यहाँ पर लूंगी। सबसे पहले तो हम करेंगे भानु प्लस उदय, ठीक है। उसके बाद दूसरा उदाहरण लूंगी, भानु प्लस उदय, ठीक है। अच्छा, इसमें तो दोनों में ही लघु आ जाएंगे। कोई ऐसा लेती हूँ जिसमें पहले दीर्घ हो और फिर उसके बाद नहीं, लघु में तो अक्सर यही आ रहा है हमारा। चलो, इसके उदाहरण में तो लगभग सारे लघु ही है, कोई दीर्घ नहीं है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं, हम ये ले सकते हैं साधु प्लस ऊर्जा, इसमें है। ये तो आपको पता है, मैं दो आपको उदाहरण समझाना चाह रही हूँ जिसमें अलग अलग आ जाए। जैसे साधु प्लस ऊर्जा, पहले तो इसको समझते हैं, ठीक है। आपको पता है अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, लघु ऊ, और प्रथम वर्ण क्या है, ध्यान रखना, अंतिम का मतलब है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और प्रथम वर्ण का मतलब है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इसलिए मैं अंतिम और प्रथम बोलती हूँ। दोनों का मेल होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, टुकड़ा, जो टुकड़ा जैसे बचा है उसको वैसा का वैसा उतार लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, साध, हल के साथ। अब जोड़ दीजिए, ये जो ऊ है इस ध को पूरा करेगा, ये क्या हो गया, अब लघु से
दीर्घ हो गया। यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा और यहाँ पे जो टुकड़ा बचा है उसको ऐसे ही रख दो। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये हमारा रह कहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उतार लीजिए इसको। मैंने कहा है जब तक मेरा पेन चले तब तक तुम्हारा पेन नहीं चलना चाहिए। हाँ, अरे वाह, इतना आगे मत भागो, ठीक है, एक्सीडेंट होने का डर लगेगा। कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको कि आप भले ही ईश्वर से आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, लेकिन गुरु से आगे चलने की कोशिश मत करना, क्योंकि गुरु गुरु होता है। अगर उसको आ गया गुस्सा तो वो आपको फिर गिरा भी सकता है, फिर कहेगा अच्छा बेटा हमारा गुरु बन रहा है, हमारा चेला होके। हाँ, ध्यान रखना, जीवन में माता पिता और गुरु ये तीन लोग ही ऐसे होते हैं जब उनकी संतान उनसे ऊपर आगे बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला वही इंसान होता है, और ये तीन ही होते हैं। अन्यथा इस जगत में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तरक्की से खुश होता हो। तो ये मत सोचो कि गुरु अगर आपको अभी रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ जाओ। जिस दिन मैं आपको पूरा ज्ञान दे दूँ उस दिन के बाद दौड़ना, ठीक है? तब मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे भी बेहतर टीचर बने, मुझसे भी बेहतर। तब तो मैं प्राउड करूँगी, तब तो कहूँगी हाँ ये मैंने पढ़ाया था, है ना? उतार लिया ये। चलो देखो, अब देखो दूसरा। देखो यहाँ अब हमने देखा एक हमारा लघु था और एक दीर्घ था। एक कॉमन शब्द है जो मैं समझाना चाहती हूँ, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। शब्द है गुरु, ठीक है? जब हम देखते हैं इस पे मात्रा क्या है, हमारी लघु मात्रा है, ठीक है? गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। आपको पता है अंतिम वर्ण क्या है इसका? छोटा ऊ। प्रथम वर्ण क्या है? छोटा ऊ। आपको पता है ना, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ आ गया। यहां पर टुकड़ा क्या बचा? गुर, ठीक है? और यहां पर टुकड़ा क्या बचा? उतार लेंगे। अब ये जो ऊ है इस र को पूरा करेगा। जब ये हमारा दीर्घ ऊ है तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? टुकड़ा ये आ गया और आगे टुकड़ा ये। तो क्या हो गया? ये हमारा शब्द गुरुपदेश, ठीक है? गुरुपदेश हो गया। तो इसके अंदर तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन गुरु शब्द के अंदर छोटे ऊ की मात्रा होती है। और अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा क्यों आई है। समझ गए ना? तो एक छात्र ने ऐसे ही मुझे प्रश्न किया था, मैंने जब गुरु में ये बताया तो उसने कहा कि गुरु उपदेश में तो बड़ा लिखा जाता है, आप तो इसमें गलत करवा रहे हैं। तो ये इस तरह से लोग होते हैं ना जो समझ नहीं पाते कि कैसे बनता है। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है? तो मुझे लगता है कि दीर्घ संधि में तो आपको एकदम से पूरा विश्वास हो गया होगा कि अब तो हम आराम से हर शब्द को कर लेंगे, कर पा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि गुण संधि भी बताऊं या आज के लिए इतना ही रहने दूं? छुट्टी अभी नहीं हो रही, हिलो मत। शब्दावली भी नहीं कराऊंगी, अभी इसमें हिस्सा है। बात मैं इसलिए पूछ रही हूं कि अगर मुझे दूसरी भी करवानी है तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्किप कर दूंगी, जो डाउट वाली चीज़ें हैं उनको फिर 5वीं क्लास में बताऊंगी, पर उसका कोई भरोसा नहीं है ना। तो इसी में बताते हैं। चलो मुझे करके दिखाओ आप। एक शब्द दे रही हूं, शब्द है 1 प्लस अंकी। हाँ मुझे पता है, साथ में लिख दे रही हूं, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। एक अंकी होगा। अब मैंने जिस विधि से किया है, प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण दोनों का मेल करके लघु दीर्घ जो भी आया उसका दीर्घ आया, उसको ऐसे बनाना। इसी तरीके से करके देखो, आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आपका पेन रुकता है, आपको डिस्टर्ब होता है इस बिंदी की वजह से या कुछ। हालांकि मैंने आपको हिंट पहले दे दी है
है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो आपको मुझे ये बताना है कि हमने कर लिया या हमें कहीं रुकावट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बताना। जल्दी से करो फटाफट, बहुत जल्दी। ऑनलाइन वाले छात्र भी जल्दी से बताइए, अगर कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं कर पा रहे तो लिखना कि नहीं कर पा रहे हैं। जिनका हो गया है वो, और उसमें जो बहुत सारे शब्द हैं तो रफ कॉपी भी लेके साथ में यहीं अभ्यास कर लो तब तक। और अभ्यास करने से डरना नहीं चाहिए। ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं, मैम आप तो हमें विलोम, पर्यायवाची, अशुद्धियों और अनेक शब्दों का एक शब्द करवा दो। बेटा ये ऐसी चीज है जो आपको खुद ही रटनी पड़ेगी। मैं तो आपको ठीक है आपके मनोरंजन के लिए करा ही रही हूँ और करवा दूंगी। अभी मैं एक चीज और करा रही हूँ, मैंने ना 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से ज्यादा ऊपर हो गया, अपना सेटअप लगवाना चाह रही हूँ मैं घर पे। तो हमारे मिश्रा जी ऐसे हैं कि हाँ मैम आज शाम को, हाँ मैम सुबह को, दोपहर को, शाम को। उनका दोपहर शाम ऐसा हो गया कि मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैंने उनसे बोल दिया कि मिश्रा जी बताइए आप करवाएंगे या मैं कहीं और किसी और के पास जाऊं। तो वो सेटअप मेरा लगाने का इरादा आपकी शब्दावली करवाने के लिए ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मान लो घर पे ही बैठूं रात में जब मैं जिस टाइम पे, तो मैं सोच रही हूँ कि 15-20 मिनट आपको तरीका बता दूँ उसमें। और वो उस तरह का ऐसा स्मार्ट बोर्ड नहीं, वो सेटअप ऐसा है कि कैमरा ऊपर लग जाए, मैं किताब में खोल के वहीं आपको बता दूं लिख के कि इसको ऐसे पढ़ना है इस तरह से, ताकि ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। बस रिकॉर्ड किया और वो आपके पास या तो ऑनलाइन में या यूट्यूब पे कहीं पे भी मैं आपको दे सकती हूँ। तो ऐसे मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही सोच रही हूँ, पर यह है कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती ना, दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, तो रात को मैं आराम से करवा सकती हूँ आपको, और फिर वो अपनी सारे तरीके बता सकती हूँ कि मैंने कैसे याद किया है, फुर्सत में रहता है। अब बताइए मुझे, सबका हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैम मुझसे नहीं हो पा रहा? नहीं कर पा रहा हूँ और कई सारे छात्रों ने कर दिया है। एक दो और एग्जाम्पल समझा दो। देखो पहले तो इसी को समझ लो, एक दो एग्जाम्पल समझाने की बात नहीं है इसको। सबसे पहले अब देखो, ध्यान देना, इधर ध्यान दो, अब बाद में अभ्यास करना, सब लोग समझ लो, ठीक है। अब जिस समय आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीजें याद रखनी है जो हमने सीखी है। आपने पंचमाक्षर नाम की एक चीज सीखी थी कि पंचमाक्षर कुछ होता है। तो जैसे ये शब्द आया है अंकी, आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आप इलाज करो इस बिंदी का, क्योंकि ये परेशान करेगी आपको। तो आप देखो कि ये बिंदी है क्या, क्या ये वास्तव में अनुस्वार है या ये वास्तव में कोई और दूसरा वर्ण है। तो मैंने आपको ये बात बताई है कि जब भी कभी अनुस्वार के ठीक बाद यहाँ स्पर्श व्यंजन होगा तो ये अनुस्वार न हो के उसका पंचमाक्षर होता है। तो यहाँ पे ये क आया है तो ये अनुस्वार, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि असलियत में ये है, अड़ंकी नहीं है भाई, अंकी ही बोलेंगे, चाहे आप ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, ठीक है। अड़ंकी कह रहे हैं। अगर आपने इसको अड़ंग पढ़ ही दिया तो यहाँ तो आपने आ लगा दिया, इसके नीचे हल का मतलब ही क्या रह गया, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। जब ऐसे आ जाएगा तो आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वो अ है और इसका प्रथम वर्ण अ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, और आपका शब्द क्या हो गया, एकांकी। और इस एकांकी का मतलब क्या है, इस एकांकी का मतलब है कि जैसे आपने इसे लिया, जो बिंदी आ गई आपकी इस तरह से, ठीक है, ऐसे आ जाएगा एकांकी। अब एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, ये तो आपने इसकी पहचान कर ली। अब मान लो कि अगर आपको पहचान भी नहीं हो रही है तो बिंदी के साथ आपको कैसे करना है। अगर आपको पहचान नहीं हो पा रही है तो मैंने आपको ये बताया था कि अनुस्वार ना तो कभी शब्द की शुरुआत में होगा और ना कभी किसी शब्द के
अंत में होगा। तो अनुस्वार का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो आप बस इसमें से क्या निकाल लो, इसका स्वर निकाल लो। तो आपने ये स्वर निकाल लिया यहाँ पर, यहाँ टुकड़ा क्या बच गया, इसको ऐसे रख दो। लिख सकते हो ऐसे, गिरेगी तो नहीं बिंदी, कभी गिर जाएगी है ना। चलो अंतिम वर्ण आ गया अ, दोनों का मेल करो, ये क्या हो गया आ। यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लो, बचा हुआ टुकड़ा, और यहाँ पर क्या हो गया, ये जोड़ दो, ये आ इस क को पूरा करता है, का पूरा हो गया। अब इस बिंदी को जस का तस इसके ऊपर ले आओ, ठीक है। इस तरह से आपके पास कई सारे शब्द बनते हैं। एक प्लस अंकी एकांकी, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, दिन प्लस अंक दिनांक, देव प्लस अंगना देवांगना, वीर प्लस अंगना वीरांगना, कई सारे शब्द आपके यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखो, अरे क्या बातें हो रही हैं इतनी देर से नॉन स्टॉप, हाँ। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब होमवर्क सुन लो, यहाँ एकांकी से लेकर और अंतिम साधुर्जा तक आप लोगों को अपने घर में रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी आप हिंदी वाली यूज़ कर लेना, जो आप लोगों को मिलती है, वो संधि के लिए ही मिलती है, लेकिन आप उस पर कुछ और लिख के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये रफ कॉपी इसलिए, हाँ नहीं, अच्छा तो पुराने मतलब आप हर रोज तीसरे दिन आके कहते हो कि हाँ, तो और कितनी चाहिए, मतलब ये कोई खाना है कि एक से पेट नहीं भरा एक और दे दो, हाँ। आपको क्या करना है, जब जैसे हमने पढ़ा है ना, शब्द लिखा यहाँ पर, और इनके बीच का, इनका अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण दोनों का मेल, और फिर उसके बाद ये शब्द, इसी विधि से आपको ये सारे करने हैं जितने भी दिए हैं। देखो आप मुझे ये बताइए, आपको क्या करना है, अभी जब आपकी परीक्षा आएंगी तब तक आपको संधि को भूल जाना है, या इन 5 दिन की क्लास में पढ़ के फिर जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की नौबत ना आए, ऐसा पढ़ना है। जिंदगी की बात कर रही हूँ, फिर पोते को भी आराम से पढ़ाओगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, जो मैंने ये अभ्यास बताया है, बैठ के सारा अभ्यास अगर इसी तरह से इन्हीं दिनों में कर लोगे, तो आपको परीक्षा तो क्या, आपको जब पोते को पढ़ाना होगा तब भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभ्यास की। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर परीक्षा से पहले फिर आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। और इसका फायदा एक और होगा, जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो मैं एक बार एक तरीका आपको बताऊंगी, और दूसरे पल में आप बोलेंगे मैम आ गया समझ में, अब टेंशन नहीं है। वर्ण विच्छेद फिर आपका आराम से हो जाएगा। तो संधि विच्छेद, तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। और याद रखिए, मैं देखूंगी इन 5 दिन में, वो जो रफ कॉपी है उसको साथ में लेके आना, ये नहीं यहाँ पे बहाना लगा दो कि घर रह गया। अब मैं इन 5 दिन में किसी दिन भी देख सकती हूँ, ठीक है, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उसे कब चेक करूँ, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्ते। वाक्य शुद्धिकरण तो अब नहीं है किसी में भी। अब तो शाम वाले बैच में अलंकार चल रहा है और इस वाले बैच में संधि। ऑनलाइन में वो आपका पार्ट 2 में है। कौन सा है आपके पास एक्टिवेट? खोलो इसे।